गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल नॉलेज कैंपस पर। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम समझेंगे। हिंदी मीडियम चाहे आप इंग्लिश मीडियम से किसी भी मीडियम से हो तो आपके लिए जब लेक्चर बहुत सफिशिएंट होने वाला है। साथ साथ जो सामने आपको स्क्रीन पर नोट्स है वो आपकी स्टडीज़ के लिए, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस मटेरियल, दिस कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। दिस इज़ योर। इससे अगर आपने इसको पढ़ लिया है, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस तरीके से बनाए हैं, बहुत से सोर्सेज का सहारा लिया है। बुक्स मेरी हो सकती है एस के पांडे से होगी, आपकी सतीश चंद्रा होगी, आपने उन बुक्स को मैंने यूज़ करा है इनको नोट्स बनाने के लिए। तो आपका एक जगह नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो इस नोट्स को एक्सेस करना तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर के थ्रू आप व्हाट्सअप करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्या नॉलेज। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या क्या है, अगर आपको पता हो, एक ऐसा दौर होता है जिसमें क्या होता है जब बाहर से आक्रमण हो रहे होते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल ऐसा होता है जब मुगल जो थे, मुगलों से पहले की जो अवधि रहती है, ठीक है, उसमें रहता है दिल्ली सल्तनत। उसके बीच में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, ठीक है। आक्रमण भी होते हैं, चाहे वो आपको मंगोल आक्रमण हो गया, भारत पर होता है, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो वही हम कोशिश करेंगे कि इसके एक एक एक्सपेक्ट को कवर कर ले, जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो और हमारे संडे को हमारे आने वाली है हमारे घटना चक्र जो होते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी घटना चक्र होंगे हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। दिल्ली सल्तनत लगभग 1206 से 1526, 1206 से 1526 की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों की सैनिक अभियानों के प्रत्यक्ष परिणाम था, जो लगभग 2 शताब्दी 12वीं 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, प्रथम चरण में आपका आता है गजनी द्वारा 1000 से 1027। ठीक है, दूसरा जो चरण था मोहम्मद गौरी के काल में 1174 से लेकर 1206। ठीक है, जो आपके तुर्क आक्रमण होते हैं, ठीक है, ये 2 चरणों में आते हैं। पहला किसका नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, पहले कौन लीड करता है इसको? लीड करता है पहला आपका करता है गजनबी। ठीक है, मोहम्मद। ठीक है, ठीक है, महमूद गजनबी। ठीक है, दूसरा आता है आपका 1000 से लेकर 1027, एक सॉरी 1074 से लेकर आपका 1206 ईस्वी की। इसको कौन लीड करता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसी बीच में बहुत सारे जो तुर्क हो गए, अरब हो गए, भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तुर्कों के बहुत सारे क्या लोग क्या कहते हैं गुलाम आएंगे और क्या करेंगे, आपके दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। जब ये जो शासक होते हैं, जो आपके तुर्क लोग होंगे, जब अपने देश से वापस जाते हैं तो अपने गुलामों को भारत में उस राज्य को देके चले जाया करते थे। ठीक है, तो ये गुलाम इस पूरे पूरे राज्य की क्या करते थे? देखभाल करा करते थे। ठीक है, ये इतने वफादार थे पूछो मत। बहुत से लोग वफादार थे और बहुत से नहीं थे, नहीं आप कह सकते। ठीक है, द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 526 was a direct result of the military campaigns of the Turks in north in India, which took place in two phases. First, 11th to 13th century for about 2 centuries. First phase is by the Ghaznavi from 1000 AD to 1000 AD 27 AD, and second phase by the Muhammad Ghori 1174 टू 1206 AD। ठीक है, 2 फेजेस थे आपके। ठीक है, पहला फेज था किसका? गजनवी लीड करते हैं। दूसरा फेज कौन लीड करता है? आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 से लेकर 1526 के बीच में, ठीक है, जब तक बाबर भारत में नहीं आता है, ठीक है, लगभग 3220 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। कितने सालों तक? 300 320 वर्षों तक, मतलब कि 320 ईयर्स तक ये क्या करते हैं? रूल करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज कौन से होंगे? वंश आएंगे। सबसे पहले आपका आता है ममलूक वंश। ठीक है, गुलाम वंश की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरा आपका आता है इसके बाद खिलजी वंश, है ना, तुगलक आएंगे, फिर उसके बाद सैयद आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे? लोधी आएंगे। ठीक है, इन वंश के शासनकाल का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम सबसे ज़्यादा क्रम में तुगलक वंश, उसके बाद लोधी, सैयद, खिलजी। ठीक है, का शासनकाल सबसे अधिक। ठीक है,
आप समझते दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का उद्भव। अब दिल्ली सल्तनत कैसे भारत के अंदर की स्थापना हुई इसको हम समझते हैं, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण होता है 11 से 12वीं शताब्दी में। तुर्कों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए, इसमें गजनवी हो गया, आपके गौरी जो हो गए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण करे, ठीक है। दो चरण थे, आपको मैंने ऊपर ही समझा दिया है, ठीक है। दिल्ली का महत्व, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे थे इसको समझते हैं, ठीक है। इसने क्या हुई, इसने क्या कर दी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। किसने, कहाँ पर, उत्तर भारत के अंदर पूरी क्या कर दी, राजनीतिक अस्थिरता पर। जैसे नॉर्दर्न एरिया, मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, 2 मिनट रुकिए। अ, 2 सेकंड रुकिए, लेट मी विंडो कैप्चर इंडिया कैपिटल टू मैप ऑफ द इवनिंग्स। ठीक है, सही तो है, लेकिन चल क्या रहा है यार, ये चल रहा है क्या, दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से। वन में जाते हैं, इन वन को, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सामने एरिया दिख रहा होगा, लेट मी शो यू द, मुझे दिखाने दो आपको लेट द, ठीक है। आपको ये चीज़ दिख रही होगी इजीली, यू कैन फाइंड इजीली वट एवर एक्चुअली वांटेड टू सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो तुर्कों का आक्रमण कहाँ से होता है, ये आता है अरब क्षेत्र की तरफ से आते हैं, और तुर्की इसके आसपास के क्षेत्र से कहाँ आते हैं, इस तरफ से आते हैं, ठीक है, एशिया। जब ये भारत के अंदर आते हैं, ठीक है, जब भारत के अंदर ये आक्रमण करेंगे, किस तरफ से करेंगे, इस तरीके से यहाँ से आएंगे, ठीक है, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर देंगे, ठीक है। ये क्या करते थे, भारत की तरफ आक्रमण करते थे, भारत की जितनी भी धन संपत्ति हुआ करती थी अपने देश में ले जाके, ठीक है, और अपने राज्य में लगाया करते थे, ठीक है। इस एरिया में क्या करती, उत्तर भारत में क्या कर दी, उत्तर भारत में कर दी उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता कायम कर दी। किसने, जैसे ही उनका तुर्कों का आक्रमण होता, उत्तर भारत की बात करूँ, उत्तर और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, इतने भागों में, ठीक है।
जब आपके कहते हैं आपका दिल्ली सल्तनत में कौन आएगा, आप अगर आपको पता हो शुरुआती जो ममलूक्स आएंगे तो वो क्या कर देंगे, उसमें जो बख्तियार खिलजी जो होगा वो भी किस तरफ आएगा, बंगाल की तरफ बढ़ेगा, बंगाल किस तरफ बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्भव। ठीक है, राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तुर्कों का आक्रमण। 11वीं से 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए। इन्वेजन ऑफ टर्क्स। ठीक है, 11 टू 12 सेंचुरीज के बीच में इन्होंने बहुत आक्रमण किए। इसमें आपके गजनवी और गौरी के आक्रमणों ने भारत में राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया। मतलब कि जैसे ही आए क्या करते आक्रमण करते थे, उस एरिया में क्या हिल जाती थी, अराजकता फैल जाती थी। ठीक है, अब दिल्ली का महत्व, अब ये आक्रमण क्यों कर रहे थे उसको समझते हैं। इतना इतना दिल के लिए दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ते थे जब आक्रमण कर देते थे, कोई भी जब आता था तो दिल्ली की तरफ जरूर बढ़ता था। इनके लिए दिल्ली इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी वो समझते हैं। Delhi becomes an important center due to the strategic position. Ghori had taken over Delhi, and after his death, his slaves Qutbuddin Aibak led the foundation of Delhi Sultanate. ठीक है, जब आपके क्या कहते हैं गोरी जब आए, गजनवी के बाद जब गोरी आते तो क्या करते हैं, दिल्ली में अपनी सत्ता कायम कर लेते हैं। जैसे दिल्ली में सत्ता अपनी कायम करते हैं तो क्या होता है, उनकी जब मृत्यु होती है किसकी, उसके बाद जो उसके गुलाम होते हैं उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हैं कहीं से, इसी दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली इंपॉर्टेंट क्यों जाती है आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। अब अब इनमें कौन कौन से वंश आते हैं, पहला आपको आता है ममलूक वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ममलूक डायनेस्टी हो गया, इसमें फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। द रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इस जो वंश के जो शासक थे वो क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, इसके थे गौरी के गुलाम थे, तो इसके लिए इसलिए इनके स्लेव्स थे, इसके गौरी इसके, तो इस कारण इस वंश के राजाओं को, शासकों को हम क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी से संबंधित थे। ठीक है, खिलजी वंश की बात आता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये वंश अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द डायनेस्टी वाज नोन फॉर दिस क्रूरलिटी। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, तुगलक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की और इस वंश ने अपने साम्राज्य के लिए जाना जाता है। व्यापक साम्राज्य मतलब कि तुगलक जब आए तो उन्होंने क्या कहते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में, अपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। पढ़ेंगे तो आगे जाके उनको जो को समझेंगे। ठीक है, फिर आपके आते हैं सैयद खिज खान ने इस वंश की स्थापना की। कौन आते हैं इसके, खिज खान आते हैं। ठीक है, एंड ये वंश का सबसे छोटा वंश था, मतलब कि सैयद वंश जो शासक रहे थे खिज खां, या फिर बोल सकते थे शासक, सबसे कम समय तक उन्होंने शासन किया इसमें आपकी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, फिर आपके सबसे एंड में आते हैं लोधी वंश। कौन आते हैं, लोधी। फिर लोधी को हरा के कौन बन जाता है, आपको बाबर दिल्ली में अपनी मुगलों की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, बहलोल लोधी आते हैं, इन्होंने वंश की स्थापना की थी। इस वंश की साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी फाउंडेड द डायनेस्टी सुल्तान एंडेड विद दी डायनेस्टी। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत कैसे खत्म होता है, जैसे लोधी चले जाते हैं, खत्म होते हैं, कैसे लोधियों में कौन आता है, लोधी को कौन हराता है, आपके बाबर हरा देते हैं। ठीक है, कौन सी लड़ाई होती है मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद जितनी दिल्ली सल्तनत थी खत्म होती है, फिर किसकी स्थापना होती है, मुगल्स आते हैं। ठीक है, आपने जो कालक्रम दिया है, तुगलक वंश का जो तुगलक जो होते हैं। ठीक है, द क्रोनोलॉजी यू हैव गिवन इज करेक्ट। द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज द शॉर्टेस्ट। मतलब कि सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा, तुगलक वंशों का। ठीक है, और खिलजियों का कितना रहा, सबसे कम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पतन। अब इसके पतन होने का कारण क्या थे वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो क्या, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, इफ़ यू हैव ऑप्शनल, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका था इंटरनल स्ट्राइफ। ठीक है, अ, आंतरिक कलह जिसको बोलते हैं। विभिन्न शासकों के बीच में लगातार अंतर्कलह होती रहती
थी। देखो शासकों की मैं बात बताता हूँ। देखो दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ, उसके जो शुरुआती शासक थे, जो उसके गुलाम थे, उनके बीच में जैसे यालदोस कुबाजा हो गया आपका, और क्या कहते हैं, कौन हो गया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तीनों किसके थे, गुलाम थे, गौरी के। तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है, अगर आपको पता हो, कंपटीशन चलता है दिल्ली सल्तनत पे शासन के लिए। एंड में कुतुबुद्दीन विजय रहता है, लेकिन शासन तो, लड़ाई तो चलती ही चलती। आंतरिक इनके बीच में एक 40 दल होता था, आपको अगर आपको पता हो तो। 40 दल मतलब तुर्कों का 40 दल होता था, तो दो क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से जो राजा होता था अपनी उनकी फैसले उनसे अपनी सलाह लिया करता था, ठीक है। 40 दल हो गए। यही 40 दल क्या करेंगे, आगे जाके दिल्ली सल्तनत में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अगर आपको वज़ीर सुल्तान को जब हटाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, ठीक है। तो राजा तो दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण सबसे ये भी हो सकता है, ये भी था कि एक कारण नहीं हो सकता किसी भी परिणाम के पीछे बहुत से क्या होते हैं, बहुत से रीजंस होते हैं। मंगोल आक्रमण, आपको पता होगा, मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों ने आक्रमण में दिल्ली की सल्तनत को कमज़ोर कर दिया, जिसमें आपका खिलजियों के टाइम पे तो मंगोलों ने बिल्कुल तबाही सी मचा दी थी, ठीक है। मंगोल इन्वेजन, द इन्वेजन ऑफ मंगोल वीकेंड द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। कृषि और व्यापार का पतन, कृषि और व्यापार का पतन होने से राज्य की आय कम हो गई। फॉल ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड ट्रेड, ड्यू टू द फॉल ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड द इनकम ऑफ स्टेट डिक्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी राजवंश को टिकाए रहने के लिए, इनकम। अगर इनकम ही खत्म हो जाएगी, और उस टाइम पे जो कृषि थी, मतलब एग्रीकल्चर था, जो व्यापार था, वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। क्यों हो रहा था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था जो मंगोल आक्रमण। तो एक कारण हो सकता है, सबसे पहले मंगोल आक्रमण जो होता था, तो वो क्या करते हैं, लोगों से छीना झपटी करा कर देते थे। लोग जो व्यापारी व्यापार करने से कतरा करते, एक देश से दूसरे देश जाने में। तो इससे क्या हुआ, व्यापार में भी कमी आई, ठीक है। और जब ये चीज़ चल रही होती है, हाँ, तो आसपास का माहौल कैसा रहता है, बिल्कुल भयावह सा अराजक है, ठीक है। सामंतवाद का उदय, सामंतवाद के उदय होने से केंद्रीयता कमजोर होगी, ठीक है। जो आपके दिल्ली सल्तनत में जब आप का प्रशासन पढ़ोगे जब आप, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। जो स्थानीय शासक जो होते हैं, जो स्थानीय आपके लोग होंगे जिनकी नियुक्ति की जाएगी शासन में, अपनी शासन को सही तरीके से चलाने में, तो वही लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ क्या करेंगे, राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। उससे अलग होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म वीकन द सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। बाबर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। और एंड में सबसे पहले कौन आता है आपका, ठीक है, उसमें चिंगारी कौन डाल देता है, आपका बाबर। बाबर क्या करता है, फायदा उठा के किसकी स्थापना कर देता है, आपकी मुगल उसकी, ठीक है। इन्वेजन ऑफ बाबर, ठीक है, इन्वेजन ऑफ बाबर एंडेड द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ी इनकी थोड़े अतिरिक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं हम, क्या है इसके अंदर, ठीक है। सांस्कृतिक योगदान, मतलब कि कल्चरल कंट्रीब्यूशन। दिल्ली सल्तनत के दौरान कई सुंदर इमारतें बनाई गई, जैसे कि कुतुब मीनार, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। कुली मस्जिद, बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण किया गया, ठीक है, ठीक है। मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत सच एज कुतुब मीनार एंड मॉस्क्स ईटीसी, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते थे, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, सम रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर नोन फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस एंड वाइल सम अदर रूल्ड ऑपरेज्ड माइनॉरिटी, ठीक है। समाज, दिल्ली सल्तनत के दौरान समाज में कई बदलाव आए, जैसे कि मुस्लिम संस्कृति पर भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो दिल्ली, जब एक चीज़ बताइए, जब अरब जो लोग भारत आए या तुर्की लोग जब भारत के अंदर आते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव ये होता है कि वो अपने साथ मुस्लिम धर्म को भी लेके आते हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं अपना धर्म कन्वर्ट करके किसमें बन जाते हैं आपके, आपने ममलुक वंश के, ठीक है, ममलुक वंश का नामकरण, ठीक है। अब इसके नामकरण के बारे में पढ़ते हैं, क्या नामकरण कैसे पड़ा, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। द इंफॉर्मेशन अब नेमिंग ऑफ द मुमलुक डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी इसको भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभार इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, बहुत से नामकरण दिए जाते हैं। दिस डायनेस्टी वाज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी बिकॉज इट्स इनिशियल रूलर्स वर स्लेव, हाउएवर नॉट ऑल रूलर्स वर स्लेव and all were freed from the dynasty before assuming power, therefore his name is not considered completely correct। अगर बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से जो इतिहासकार होते हैं, इस ममलुक वंश को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम क्या, दास वंश या फिर गुलामों का वंश। लेकिन लेकिन सभी, अब इसको नहीं क्यों बोलना चाहिए, इसके बाद इस वंश के शासक दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक शासक कौन थे, दास, जिसमें कुतुबुद्दीन क्या थे, आपके स्लेव थे, नौकर थे, किसके, गौरी के। सभी शासक दास नहीं थे, ठीक है। जैसे कि आपके कौन नहीं होगा, आपके जो
इल्तुतमिश आएगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, दास प्रथा से अलग कर लेगा, छूट ले लेगा। ठीक है। सत्ता ग्रहण करने से पहले सभी को अदास्ता से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। इसलिए ये नाम पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगा, जब ये वक्त था कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण धारण की बोला था, मैं किसका क्या था, दास था, किसका, गौरी का। इलबरी वंश भी इसको बोला था, इलबारी डायनेस्टी। सम historians have called this dynasty the Ilbari dynasty because some rulers belong to the Ilbari caste, but not all rulers were Ilbari, so name is not considered appropriate। ठीक है। कुछ लोग इसको अलबारी वंश भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ इतिहासकार जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इलबारी वंश के इनका इस डायनेस्टी का नाम क्या होना चाहिए, हम इलबारी वंश भी बोल सकते हैं, किसको, ममलूक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। लेकिन पूर्ण तरीके से आप इनको इलवारी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई जो बहुत सारे जो शासक थे इसके वो कैसे थे, इलवारी जाति के, लेकिन सभी शासक इलवारी जाति के नहीं थे। ठीक है। अब ममलूक वंश क्यों बोला जाता है इसको, उसके समझ लेते हैं। ठीक है। ममलूक डायनेस्टी। Habibullah al-Sakasti suggested the name Mamluk for the dynasty. This name is an Arabic word which means free from bondages of slavery. This name is apt because some of the rulers of this dynasty were slaves and were later freed। ठीक है। ममलूक वंश, ममलूक का मतलब क्या था उसको समझते हैं। एक अरबी भाषा का शब्द, इसका मतलब था गुलामी के बंधन से मुक्त होना। ठीक है। क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासक दास थे और बाद में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में क्या क्या कैसा उचित नाम क्या होगा इसका, अप्रोप्रिएट नेम क्या होगा, ममलूक डायनेस्टी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है। किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। स्टेबलाइजमेंट। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन टू 1206 एंड स्टेबलाइज द ममलूक डायनेस्टी। ममलूक का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो पहले क्या गुलाम थे, फिर आगे जाके शासक के रूप में काम करते, लेकिन थे क्या, गुलाम, लेकिन आगे जाके क्या हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं गुलामी के जाल से। ठीक है। शासक, इस वक्त से कुछ शासक प्रमुख थे जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। रूलर्स कौन से, सम ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। योगदान। ममलूक वंश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वंश के शासकों ने कई सुंदर इमारतें बनवाई और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ठीक। कंट्रीब्यूशन। Mamluk dynasty played an important role in strengthening the Delhi Sultanate. The ruler of the dynasty built many beautiful buildings and strengthened the administrative system। कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या योगदान रहता है, उसको भी समझ लेते हैं। ममलूक वंश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वंश के शासकों ने कई सुंदर इमारतें बनवाई, प्रशासनिक व्यवस्था को सुन किया। ठीक है। ये तो पढ़ लिया, पतन, इसका पतन होने का कारण क्या, इसका क्यों डिक्लाइन हुआ। ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द ममलूक डायनेस्टी हैपेंड ड्यू टू द मैनी रीजन सच एज इंटरनल स्ट्रिप, मंगोल इन्वेजन एंड द राइज ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है। ममलूक वंश के पतन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपका चालीसा दल, क्या बोल सकते हैं, 40 जो तुर्क हुआ करते थे दरबार के अंदर, वो क्या करते थे, आंतरिक राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करा करते थे। हस्तक्षेप में समझते हो, इंटरफेरेंस। देखो, तुर्क लोग चाहते थे जो उनका जो शासन काल था, राजा जो सलाह लेकर काम करे, लेकिन बहुत से शासक इसमें जैसे ऐबक हो गया, ये नहीं चाहते थे, या इल्तुतमिश हो गया, बलबन तो बिल्कुल ही अपने चालीसा दल को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। तो वो इसका कारण क्या होता है, आंतरिक कलह होती है, दरबार में क्या होती है, गुटबाजी होती है। गुटबाजी मतलब कि एक पक्ष की तरफ, दूसरी तरफ एक पक्ष, दूसरी तरफ, और जब आपका खिलजी आएंगे, खिलजी में आपका कुतुब अलाउद्दीन जब आएगा, तो अलाउद्दीन तो इनकी बिल्कुल सत्ता से बिल्कुल दूर होने की कोशिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।